फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भारत में वैक्सीनेशन बर्थडे मनाया गया। एक दिन में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया, यानी जन्मदिन का एक ऐसा उत्सव जिसमें करोड़ों लोगों का जीवन सुरक्षित किया गया। आज देश के प्रधान की इस फिक्र का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। आज हम भारत की एक और ताकत को विस्तार से समझाएंगे जिसने कोरोना विलन चीन की नींद उड़ा रखी है। यह ताकत है अग्नि 5 मिसाइल की, जिसका इसी 23 तारीख को ओपन टेस्ट किया जाना है। लेकिन इस मिसाइल का कि मुंह दिखाई से पहले ही दुश्मन देश घबराने लगे। हम आपको बताएंगे क्यों। दरअसल जिस देश के पास ताकत नहीं होती उसका हाल आज के अफगानिस्तान जैसा हो जाता है। चीन और पाकिस्तान ने इस देश में ऐसी सेंध लगाई कि यहाँ का दिन खूनी हो रहा है, हर दिन खूनी हो रहा है और रात डरावनी हो रही है। तालिबान के तांडव की ये फिक्र दुनिया के हर नागरिक को देखनी जरूरी है। और फिर आज अपने स्पेशल सेगमेंट लूट घर में आपको बताएंगे कि जर्जर घर में रहने का डर क्या होता है। दरअसल भ्रष्ट बिल्डर एक आम आदमी की कमाई को ही नहीं खा रहा, बल्कि देश की व्यवस्था को भी दीमक की तरह चाट गया है। सरकार के आंख मूंद लेने से इसका हल नहीं निकल सकता। आज का दिन भारतवर्ष के लिए बेहद खास है। भारत ने आज दुनिया को संकल्प शक्ति दिखाई। भारत ने दुनिया को बता दिया कि अगर वो ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। हिंदुस्तान अगर इरादा कर ले तो हर लक्ष्य पर विजय पा सकता है। वाकई आज हिंदुस्तान के माथे पर विश्व विजयी का टीका लग गया और देश के ललाट पर विश्व विजयी का यह टीका प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन पर लगा। आज देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का तोहफा दिया है। आइए आपको दिखाते हैं रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का तोहफा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर। क्या है ये? सुबह से हम आपको ये खास कवरेज दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ है, कैसे हुआ है। देश में टीकाकरण का आज नया रिकॉर्ड बना है। आज महज 9 घंटे में 2 करोड़ लोगों को टीका लगा है। हर घंटे 22 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। शाम 5 बजे तक रफ्तार ऐसी थी कि तकरीबन हर सेकंड 617 और हर मिनट 37,000 लोगों को वैक्सीन लगाया गया है। भारत में एक ही दिन में न्यूजीलैंड की आबादी से 4 गुना ज्यादा लोगों को टीके लगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। फिलहाल यह आंकड़ा थमा नहीं है। अब तक 2 करोड़ 24 लाख 6,402 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। यह आंकड़ा देख रहे हैं आप यहां पर। यह आंकड़ा यहां पर बता रहा है कितने लोगों को टीका लगाया गया है। यह आपके सामने है, ध्यान से देखें आप। और हर क्षण यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भारत ने एक दिन में चीन का रिकॉर्ड 2.24 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा भी तोड़ दिया है। आज का दिन ऐतिहासिक है, लिहाजा हम आपको देश के अलग अलग शहरों से लाइव वैक्सीनेशन रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के 6 शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। देश के 6 शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हैं। आपको दिखाते हैं लखनऊ से हमारे साथ मनीष यादव जुड़ चुके हैं। साथ में रूपेश कुमार हमारे साथ बिहार से जुड़ चुके हैं। भोपाल से आप देख सकते हैं मेरे साथ मकरंद काले जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, मेरे साथ कुमार कुंदन मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ हैं, जिन्होंने दिल्ली एनसीआर को कवर किया। हमारे साथ ये सभी हमारे रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सीधे चलूंगा कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन से शुरुआत करने की वजह यह है कि वैक्सीन के ट्रायल्स में ये एक पार्टिसिपेंट थे और उसके बाद बूस्टर डोज के भी। कुमार कुंदन, पहला तो क्या ऑब्जर्वेशन रहा जो एकदम रिकॉर्ड तोड़ आज ये हुआ कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे हुआ ये सब? देखिए, इसके लिए काफ़ी पहले से इन्होंने रणनीति बनाई थी और बाकायदा राज्यों को एक्स्ट्रा डोजेस भी दिए गए थे। इसके अलावा एक प्रोफेशनल टीम तैयार की गई थी जो इस बात का चयन कर रही थी कि किन किन लोगों को नहीं लगा है।
सरकार के लेवल पे, पार्टी के लेवल पे, अलग अलग लेवल पे इस तरह की रणनीति तैयार की गई थी और कोशिश ये किया गया था कि एक मेगा, जो कह सकते हैं कि मेगा इवेंट किया जाए, और वो हो गया है। अब तक तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास लग चुका है। तो एक मैसेज साफ है कि हिंदुस्तान के पास एक बेसिक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक दिन में करोड़ों लोगों को जो है टीका लग सकता है। कुमार कुंदन, मेरे सारे सहयोगी हमारे साथ है। संक्षेप में बताइए, रूरल फोकस था, अर्बन फोकस था, क्या था फोकस? देखिए, सबसे बड़ा फोकस रूरल, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें अभी भी वैक्सीन की रफ्तार काफ़ी कम है। तो कोशिश ये की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा वैक्सीनेट किया जाए, शहरी क्षेत्रों में जो बच गए हैं उनको दिया जाए। ये भी कोशिश थी कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए। तो इस तरीके से कई तरह के प्रेफरेंस लिस्ट बनाए गए थे और उस हिसाब से। पॉइंट टेकन। मैं सीधे चलूंगा, रूपेश मेरे साथ है। रूपेश, क्या हुआ पटना में? देखिए, क्या हुआ ये जरूरी नहीं है निशांत जी, जरूरी ये है कि क्या हो रहा है ये देखना ज़्यादा जरूरी है। रात के 9 बज गए हैं और किस तरह से जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और इस मौके को इस तरह से एक बेटर कॉज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि रात के 9 बजे तक लोग अपनी बारी का इंतज़ार कतारबद्ध, बाहर अगर दिखलाएं जहां रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहां पर लोग कतारबद्ध हैं, अपनी बारी का इंतज़ार, वैक्सीन लेंगे। कुछ लोग वैक्सीन लेने के बाद इंतज़ार कर रहे हैं। ये हो रहा है। इस तरह से लोगों ने आज जो महाअभियान एक महा उत्सव की तरह पे प्रसारित किया गया। खुद मुख्यमंत्री आए, उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई दी जन्मदिन की। हालांकि रुपेश, ये बताइए कब तक चलेगा ये सब? केक काटा गया, लेकिन जी, जब तक आखिरी व्यक्ति इस केंद्र पर मौजूद है तब तक ये वैक्सीनेशन चलेगा और 27 लाख लोगों को लगभग बहुत बधाई आपको, जिस तरीके से ये बिहार में पूरा वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है। भोपाल में मकरंद काले हमारे साथ हैं। मकरंद, क्या हुआ वहां पर? देखिए, भोपाल में भी लगातार वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी आज सुबह 2 से 3 सेंटर्स में गए थे और वहां पर उन्होंने भी जायजा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर तमाम जो बड़े नेता है, बड़े अधिकारी है, सब वैक्सीनेशन ड्राइव में जुट गए थे। मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो 7 बजे तक 22,29,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। 1 घंटे बाद 23,79,000 हो गए, लेकिन यानी कि लगभग 1.5 लाख लोग 1 घंटे में बढ़ गए। और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि जो सतना जिला है जहाँ पिछली बार मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई थी क्योंकि केवल 56% वैक्सीनेशन हुआ था, वहां पर आज 1,11,000 डोज लगाए गए हैं, यानी कि वहां पर भी वैक्सीनेशन ने गति पकड़ी है। अगर मैं बात करूं रूरल एरियाज की तो लगातार अभियान जो है वो अपना सार्थक रूप ले रहा है और वहां पर भी वैक्सीनेशन अभियान शुक्रिया तेजी से मकरंद, आप मेरे साथ बने रहिए, आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। थोड़ा सा आपको रोकूंगा मैं बीच में। मनीष, आप, ये संभावना थी कि जबरदस्त बारिश होगी, ये संभावना थी कि जो पानी है वो काफी चढ़ गया है नदियों में, ये सारी संभावनाओं के बीच उत्तर प्रदेश का क्या हाल रहा वैक्सीनेशन के लिहाज से? देखिए निशांत, यूपी बड़ा राज्य है, बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी चुनौतियां और मुश्किलें यूपी के सामने हैं। लेकिन फिर भी इन सारी चुनौतियों से निपटते हुए यूपी ने आज रिकॉर्ड 18,30,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया है। इतनी बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, वहां पर वैक्सीन लगाई है। बड़ा इंफ्रा उत्तर प्रदेश के पास है तो उसका फ़ायदा यहां पर मिला है और इसी के चलते अब तक जब अगस्त महीने से देखेंगे तो 8 लाख से शुरू हुआ था कारवां और सितंबर तक 18 लाख पर डे की क्षमता तक आ गया है। 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। तो बड़ी कामयाबी अब उत्तर प्रदेश के लिहाज से है, चूँकि बारिश की चेतावनी थी और कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही थी। ऐसे में लोग कम निकले जिसके चलते थोड़े से आंकड़े पर असर पड़ा। बारिश की जो डर था जिसके चलते लोग घरों में कैद थे, लेकिन अगर मौसम खुला रहता तो संभावना इस बात की कि आंकड़ा और बढ़ाया जा सकता था। ठीक है, क्योंकि मैं आप जो बता रहे हैं वाकई में ये एक थोड़ा सा और गुंजाइश हो सकती थी अगर मौसम ठीक साथ देता या उसकी संभावना ऐसे ना होती कि हालात खराब होंगे। अश्विनी, कायजाला मुंबई, क्या हुआ मुंबई और महाराष्ट्र में? जी देखिए, करीब 10 लाख लोगों को आज वैक्सीन दिया गया है। ये मैं 8 बजे तक का आंकड़ा बता रहा हूँ। उसके बाद अभी भी कुछ जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है जिसकी रिपोर्ट करीब 10:30-11 बजे तक फाइनल रिपोर्ट आएगी। तो उम्मीद है कि करीब 12 लाख के आसपास आज वैक्सीनेशन मुंबई और महाराष्ट्र में होगा। आपको बता दें कि कल तक का जो आंकड़ा है करीब 6,99 लाख लोगों को अब तक वैक्सीनेशन दिया जा चुका है और 8 बजे तक आंकड़ा अगर हम जोड़ देते हैं तो करीब 7,09 लाख लोग ऐसे हैं महाराष्ट्र में। पूरी आबादी के करीब 12 करोड़ के आसपास महाराष्ट्र की आबादी है और उसमें से 7,10 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। साथ ही ऐसे करीब 5 करोड़ के आसपास लोग हैं जिनकी पहली डोज हो चुकी है। दूसरी डोज करीब 1,93 लाख
लोगों को हुई है। और आज का जब आंकड़ा हम जोड़ देंगे तो वो 1,93,00,000, उसमें करीब 3 से 4 लाख जो है आसपास आंकड़े बढ़ेंगे। दूसरी डोज जो यानी दोनों डोज ले चुके हुए लोग, तो कहीं ना कहीं बड़ी तेजी से बड़ी बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, समय थोड़ा कम है। मोहित मल्होत्रा के पास मैं चलूंगा। अगर पंजाब की बात की जाए तो पॉलिटिकल बयानों के डोज तो वहां पर बहुत आ रहे थे, लेकिन वैक्सीन का डोज कितना लगा? देखिए, मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं करूंगा, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ जो कि यूनियन टेरिटरी है उसकी भी जल्दी से आपको बात बताऊंगा। लेकिन पहले आपने पंजाब का सवाल किया, तो पंजाब में कहीं ना कहीं जो सरकारी जो तंत्र है वो इस पूरे कैंपेन के साथ नहीं रहा, और ना ही क्योंकि सत्ता में विपक्षी पार्टी है, कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं था। सिर्फ 2,32,000 जो वैक्सीन है वो लगाई गई हैं, जो कि सामान्य दिनों में भी लगती हैं, रोजाना का ये आंकड़ा है। इसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अभी भी डाटा कंपाइल किया जा रहा है, और लगातार इस डाटा कंपाइल करने के बाद देर रात हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि हम डाटा जारी करेंगे कि आज कितनी वैक्सीन लगी हैं। इसके अलावा हिमाचल को तो पहले ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के हेल्थ वर्कर्स को संबोधित कर चुके हैं, क्योंकि 100% वहां पर 18 उम्र से ज्यादा के लोगों को पहली डोज लग चुकी है। लेकिन आज जो दूसरा टारगेट लेकर ये लोग चले थे वो ये था कि सेकंड डोज के लिए लोगों को प्रायोरिटी पे आगे लाया जाए, जिनका टाइम आ रहा है वैक्सीन की सेकंड डोज का। और चंडीगढ़ ने भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स इस पूरे कैंपेन में दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। किसी भी देश के प्रधान के लिए इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट भला क्या हो सकता है? पीएम मोदी के जन्मदिन को और भी खास बनाने के लिए पीएम को मिले गिफ्ट और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का भी आयोजन किया गया। संस्कृति मंत्रालय की ओर से पीएम मोदी को मिले 1300 गिफ्ट की ई नीलामी की गई। नीलामी के जरिए मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। वैसे पीएम के जन्मदिन के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। काशी से कन्याकुमारी तक कहीं दीप जलाए गए तो कहीं पूजा पाठ और हवन का आयोजन हुआ। देश भर में कैसे मनाया गया प्रधानमंत्री का जन्मदिन, आइए देखते हैं। कहीं दीप जले, कहीं लाखों कदम एक जन उत्सव के लिए चल पड़े। कहीं मंगल कामनाओं की बधाइयां गूंजी तो कहीं गंगा के घाटों पर हर हर गंगे की गूंज सुनाई दी। कहीं गंगा मैया को विशाल चुनरी चढ़ाई गई तो कहीं मंदिरों में पूजा अर्चना और प्रार्थनाएं की गई। काशी से कन्याकुमारी तक और गुजरात से मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उत्सवों की धूम रही। देश के हर कोने में जश्न के अलग अलग रंग दिखे। देश भर में पीएम मोदी के जन्मदिन को मनाने के लिए लोगों ने कई कार्यक्रम किए। इसमें नेता, राजनेता, अभिनेता भी दिखे। हर खास से लेकर आम तक ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा और समर्पण के साथ मनाया। हालांकि पीएम मोदी के जन्मदिन पर काशी के लोगों में अलग ही उत्साह दिखा। यह तस्वीर भी काशी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र उनके जन्मदिन के मौके पर गंगा किनारे दशाश्वमेध घाट पर लोगों का तांता लग गया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। घाट पर खड़ी नाव पर लोग भर गए। देखते ही देखते दशाश्वमेध घाट पर चारों तरफ हर हर गंगे का जय घोष होने लगा। यहां लोगों के हाथों में विशाल चुनरी थी, जिसे प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर गंगा मैया को समर्पित किया गया। गंगा के घाट पर विशेष पूजा पाठ किया गया। काशी में दीप जलाकर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की गई। लोगों ने लड्डू खिलाकर एक दूसरे को बधाइयां दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भोपाल में हनुमान चालीसा का विशेष पाठ किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर पहले भगवान श्री राम की आरती की, पूजा पाठ किया और इसके बाद कीर्तन का आयोजन हुआ। कीर्तन और पूजा में इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद थे। आज पूरे प्रदेश में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान नरेंद्र मोदी जी को दीर्घायु करे। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया। शिवराज सिंह चौहान ने इस दिन को बड़े संकल्प के रूप में याद किया। मोदी जी का जन्मदिन महोत्सव के रूप में नहीं मना, जन कल्याण और स्वराज अभियान के रूप में
17 सितंबर जन्मदिन से लेकर 7 अक्टूबर को उनके 20 साल पूरे हो जाएंगे प्रशासनिक मुखिया के रूप में, गवर्नर। भुवनेश्वर में एक अलग ही दृश्य दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भुवनेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिए जलाकर इस दिन को रोशनी से जगमग किया। पूरी सड़क को सजाया गया। सड़क पर सैकड़ों दिए जलाए गए। आज लिंगराज जी के पास हम आशीर्वाद भिक्षा करते हैं, उनको सही सलामत रखे। देश का विदेशवासी का साथ काम में जुटे हुए हैं। पुरी के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी रेत से पीएम मोदी की तस्वीर बनाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने रेत पर लिखा, हैप्पी बर्थडे टू मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर आज पूरे देश ने बधाई दी है। जगह जगह उत्सव मनाया जा रहा है और इसी में शामिल था आज का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का बर्थडे गिफ्ट, जो करोड़ों लोगों को मंगल टीका लगाया गया। जाहिर है ये तस्वीरें कोरोना विलन चीन की आंखों में जरूर चुभ रही होंगी, लेकिन अब हम एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींद उड़ा रखी है। इसके पीछे वजह है अग्नि 5 मिसाइल, जिसका 23 सितंबर को ओपन टेस्ट होने जा रहा है और इसके बाद यह सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इस मिसाइल से चीन के खौफ खाने की 3 वजह हैं। पहली वजह यह कि इसे न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है, दूसरी वजह यह कि इसकी जद चीन का शायद कोई भी शहर ऐसा है जो नहीं बचेगा, और तीसरी ये कि ये अकेला उड़ेगा लेकिन कई टारगेट तबाह करेगा। खुद देखना। आखिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सपने में भी काउंटडाउन की एक आवाज क्यों दहला रही है? 3, 2, 1, now, 1, 2, 3, 4। आखिर बारूद के गुमान में चूर ड्रैगन को अपने कई शहरों पर एक समय में और एक साथ ताबड़तोड़ बारूदी बारिश होती क्यों नजर आ रही है? आखिर चीन की रेड आर्मी को अपने देश पर एटम बम गिरने की धमक क्यों डरा रही है? इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, अग्नि 5 मिसाइल, यानी युद्ध में विक्ट्री दिलाने वाला भारत का ब्रह्मास्त्र। दरअसल 9 साल के अंदर भारत ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो चीन जैसे बड़े बड़े देशों का गुरूर तोड़ने के लिए काफी है, जिसका नाम है अग्नि 5। अग्नि 5 शुद्ध रूप से भारत की बनाई हुई एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम है, जो 5000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है और दुश्मनों के ठिकानों को खाक कर सकती है। लेकिन चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का डर कुछ और ही है, और उनके डर की वजह है एक मिसाइल से कई टारगेट को तबाह कर देने की शक्ति। डीआरडीओ ने अग्नि सीरीज की जिस मिसाइल को 2008 में डेवलप करना शुरू किया था, उसका सॉलिड फ्यूल टेस्ट पहली बार 2012 में किया गया था। उसके बाद 2013, 2015, 2016, 2018 में हुए हर टेस्ट में इसकी नई ताकत सामने आती रही। अब 23 सितंबर को भारत इसकी पहली बार मुंह दिखाई करने जा रहा है, यानी ओपन टेस्ट करने जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स MIRV होगा, यानी एक साथ कई ठिकानों को तबाह करने वाला अचूक ब्रह्मास्त्र, जिसे इस टेस्ट के बाद भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। और अग्नि की इसी शक्ति ने शी जिनपिंग की नींद उड़ाकर रख दी है। इसकी वजह से चीन को बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है और बीजिंग भी इसके दायरे में आता है। अगर हम चीन के ऊपर हमला करें तो बीजिंग को भी हम नष्ट कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो गुरुवार को अग्नि 5 के टेस्ट के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं, बल्कि एक मिसाइल से अनेकों टारगेट तबाह करने की ताकत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अग्नि 5 को डेवलप करने का आधार बना है अग्नि 3, जिसमें पहले और दूसरे स्टेज के मोटर एक जैसे ही लगे हैं। लेकिन अग्नि 5 में तीसरे स्टेज का मोटर बदल गया है, जिसने इसे बाकी मिसाइलों से अलग बना दिया है।
यहां तक कि इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे तत्काल हमला करना मुमकिन है। 17.5 मीटर लंबाई, 2 मीटर की परिधि, 50,000 किलोग्राम लॉन्च वेट और 1,550 किलोग्राम पेलोड वाले इस ब्रह्मास्त्र को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से भी इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल है। अग्नि जमीन से, परमाणु हथियार हवाई जहाज से और परमाणु हथियार पनडुब्बी से, इससे हमारा जो न्यूक्लियर ट्रायड बनता है पूरा, वो किसी भी देश के लिए एक बहुत तगड़ी काबिलियत है, शक्तिशाली काबिलियत है। और मेरे ख्याल से चीन को ये समझना है कि वो भारत को अब कभी भी धमका नहीं सकता है कि वो हमारे ऊपर परमाणु हमला कर सकता है। वैसे तो इसे 2020 में ही भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाना था, लेकिन चीन के फैलाए कोरोना से इसके ओपन टेस्ट में देरी हो गई है और अब जब मिसाइल बनकर तैयार है तब इसकी ताकत चीन की आंखों में चुभने लगी है। उसे खुद पर मिसाइल हमले का खतरा मंडराने लगा है। चीन ने अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण के पहले ही दबाव बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में सभी का साझा हित है। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस दिशा में रचनात्मक प्रयास करेंगे। डर इतना कि भारत को अग्नि 5 के टेस्ट से रोकने के लिए चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1172 की दुहाई भी दे रहा है, जो भारत पाकिस्तान के बीच आर्म्स रेस को रोकने के लिए पारित किया गया था, क्योंकि चीन जानता है कि जो ताकत खुद, उसके अलावा अमेरिका, रूस, फ्रांस और उत्तर कोरिया जैसे देशों के पास ही है, वो अब भारत के पास भी है। यानी एक तीर से कई निशाने लगाने वाला एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो चीन की अकड़ को ढीली कर सकता है, उसकी चाल और विस्तारवाद पर पानी फेर सकता है और एक ही वार से दुश्मन देश पर कई मिसाइलों की बौछार कर सकता है। जरा सोचें आप, एपीजे अब्दुल कलाम, उनके समय में इंडिया का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था 1989 की अगर बात की जाए तो। तब से लेकर अब तक ये उसका पीक है। और अग्नि 5 से इतना डरता चीन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अपनी कैटेगरी में, इस कैटेगरी में ये दुनिया का सबसे एक्यूरेट मिसाइल है। चीन को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सभी दुश्मनों को अग्नि 5 की अग्नि वर्षा का डर बना रहेगा। और भारत ने एक ऐसी आत्मनिर्भर शक्ति हासिल की है जो दुनिया के देशों को भारत को लेकर अपने विचार बदलने के लिए मजबूर कर देगी। लेकिन भारत की ताकत में अभी और भी इजाफा होने वाला है। मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का बेड़ा और बड़ा होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार 24 और मिराज 2000 खरीद सकती है। ये वही फाइटर प्लेन है जिसने हर युद्ध में पासा पलट दिया था। पाकिस्तान इस फाइटर का करगिल युद्ध में रौद्र रूप देख सका, जिसके आगे उसकी सेना का टिक पाना मुश्किल हो गया था। पाकिस्तान की वायु सीमा में घुसकर जैश आतंकी ठिकानों को उड़ाना हो या पूर्वी लद्दाख में टकरा रही चीन की सेना को पीछे हटाना हो, यह हर मोर्चे पर कारगर साबित हुआ। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। भारत इस समय क्वाड में भी शामिल है और इस संगठन की शक्ति लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि पड़ोस की बढ़ती ताकत से चीन दहशत में है, जबकि भारत अफगानिस्तान तक की नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत का अग्नि 5 चीन की विस्तारवादी नीतियों के लिए चुनौती है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की नीतियों की वजह से ही दुनिया एक नई चुनौती से लड़ रहा है। वो है आतंकवाद और तालिबान की कट्टरता। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2 टूक बयान में आतंकवाद और तालिबानी कट्टरता पर चोट की। हम बात SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट की कर रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान दुनिया के लिए कट्टरता को बड़ी परेशानी बताया। प्रधानमंत्री का बयान अफगानिस्तान, तालिबान, चीन और पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ पर करारा प्रहार था। उन्होंने साफ कर दिया कि कट्टरता से न सिर्फ विश्वास में कमी आई है बल्कि शांति और सुरक्षा के सामने भी खतरा पैदा हुआ है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की
मौजूदगी में कट्टरपंथ पर तीखा हमला बोला। सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि जो बढ़ता रेडिकलाइजेशन है वो पूरी दुनिया की आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए खतरा है। लेकिन क्या दुनिया जोर देख रही है? अफगानिस्तान के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने चीन और पाकिस्तान के साथ ही तालिबान को इतिहास में झांकने की नसीहत दी और सूफीवाद जैसी परंपराओं की याद दिलाई। सूफीवाद जैसी परंपराएं यहां सदियों से पनपी और पूरे क्षेत्रों और विश्व में फैली। इनकी छवि हम आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं। मध्य एशिया की इस ऐतिहासिक धरोहर के आधार पर एससीओ को रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेशन शब्द बड़ा मायने रखता है, लेकिन इस रथ के सारे घोड़े अलग अलग दिशा में भागेंगे तो क्या होगा? एससीओ समिट में पीएम मोदी ने इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती, कारण और समाधान तीनों पर बात की है। लेकिन एससीओ समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का एक बार फिर तालिबान प्रेम दिखा है। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में पूरी दुनिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि और खून खराबा ना हो। इमरान खान के बयान से साफ लगता है कि पाकिस्तान और तालिबान में कोई फर्क नहीं रह गया और इमरान खान को पाकिस्तान से ज्यादा तालिबान की फिक्र है। इसलिए दुनिया को आज अफगानिस्तान से आ रही क्रूरता की तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, जहां दिन खूनी और रात डरावनी हो चुकी है। तालिबान क्या है? तालिबानी क्रूरता क्या होती है? दुनिया को अगर अभी भी ये समझना बाकी है तो अफगानिस्तान से सामने आई इस तस्वीर को देखिए, बेहद ध्यान से देखिए। तालिबानी लड़ाकों ने एक शख्स को घर से जबरन उठाया, ऐसी जगह पर लेकर आए जहां लोगों को नाम निशान तक नहीं है। तभी एक ने कहा, हजारा है, हजारा है। तालिबान से जिंदगी की भीख मांग रहा है अफगानी उसी वक्त किसी से फोन पर बात कर जिंदगी का आखिरी संदेश देने लगा। तभी उसे दूसरे तालिबानी ने पहली गोली मारी। फोन पर बात कर रहा शख्स जमीन पर गिर पड़ा। तालिबानी ने AK-47 को फिर लोड किया और ताबड़तोड़ 7 गोलियां दाग दी। बेगुनाह की इस हत्या पर तालिबानी लड़ाकों ने जश्न मनाया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। ये तस्वीर तालिबान के खौफ की संपूर्ण व्याख्या है। ये डर की आशंकाओं की विवेचना है। ये तालिबान के चरित्र का संपूर्ण विश्लेषण है। चंद सेकंड की तस्वीर इस बात की तस्दीक है, तालिबान नाम की पहचान ही कट्टर खूंखार आतंकवादियों से है। तालिबान आतंकवादियों की दरिंदगी, क्रूर अत्याचार रूह कांपने वाला है। तालिबान लड़ाके बर्बर, बेरहम और जुनूनी जिहादी हैं। मतलब अफगानिस्तान का हर दिन खूनी है, हर रात डरावनी है। रात में मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड अफगानिस्तान की तस्वीर भी इसी बात की गवाही है। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर सफेद तालिबानी झंडे लगे हैं। तालिबानी लड़ाकों के हाथों में AK-47 है और वो एक साथ कई दर्जन लोगों को बंदूकों के दम पर सोते से उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। जिन लोगों को घर से जबरन बाहर निकाला गया उनके हाथ ऊपर उठे हैं। तालिबान के खौफ का आलम यह है कि इस पूरी घटना को लोग बंद कमरे में छिपकर रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि खुद की जिंदगी महफूज रहे। इन लोगों के साथ तालिबान ने क्या किया ये पता नहीं। ये भी नहीं मालूम कि तालिबानियों ने सबकी हत्या कर दी या फिर सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन इतना तो साफ दिख रहा है, तालिबान राज में अफगानिस्तान में मौत नाच रही है। वो दिन के उजाले में भी मासूमों को गोली मार रहे हैं और रात के अंधेरे में भी आम अफगानियों को बेरहम सजा दे रहे हैं, घर से अगवा कर रहे हैं।
ये तो महज एक वीडियो है। ना जाने तालिबान ने ऐसे कितने अत्याचार किए होंगे जिनके सबूत तक नहीं है। वैसे भी अफगानिस्तान से हर दिन तालिबानी टॉर्चर की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिससे जल्लादों का भी कलेजा कांप जाए। तालिबानी आतंकी इंसानों की ऐसी दुर्गति करते हैं जो सिहरन पैदा करते हैं। भले ही तालिबान अमन की राह पर चलने का दम भर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि वो गला काटने से गुरेज नहीं कर रहा। इस तस्वीर को ही देखिए। ये है जालमई खान, जो हेरात के रहने वाले थे, पेशे से एयरफोर्स टेक्नीशियन, लेकिन तालिबान ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। बीवी और 2 बच्चों के सामने गला काट दिया। ऐसी ही खूंखार तस्वीर कंधार से भी आई है। तालिबान ने सरेआम एक युवक पर गोली बरसाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के अत्याचार के जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो शायद दुनिया की दहशतगर्द तंजीम भी ना देख पाए। सच तो यह है कि अफगानिस्तान में ना खून खराबा थमा है, ना पलायन रुका है, ना बारूदी धमाके थमे हैं। यहां ना ही इंसानियत सलामत है। महिलाओं पर पाबंदियां हैं। नौनिहालों की जान आफत में है। फिलहाल कोई महफूज नहीं। पूरा का पूरा मुल्क यतीम है। इस बीच हम सीरीज में आज आपको दिल्ली के द्वारका ले चलते हैं। लूट घर सीरीज की हम बात कर रहे हैं। वहाँ एक सोसाइटी में लोगों ने फ्लैट के नाम पर 1-1 करोड़ से भी ज्यादा की रकम लगा दी है, लेकिन 4 साल के अंदर ही बिल्डिंग के बगल में जमीन खिसकने लगी। ये रिपोर्ट देखिए। पहले इन ऊंची ऊंची इमारतों को देखिए और अब जरा नीचे की ओर आइए, क्योंकि ये 12 मंजिला इमारत जहां पर खड़ी है वहां की जमीन खिसक रही है। ये डरावना सपना नहीं, बल्कि द्वारका के विंटर हिल सोसाइटी की हकीकत है। विंटर हिल सोसाइटी को बने सिर्फ 4 साल हुए हैं। अलग अलग समय में अब तक 4 बार यहां सोसाइटी से सटी जमीन धंस चुकी है। आखिरी बार 3 सितंबर को पिलर से लगी जमीन में भारी कटाव हुआ है। यहां करीब 10 फीट का गड्ढा बन गया है। इतना ही नहीं, बेसमेंट में भी लगातार पानी भरा हुआ है। यहां रहने वाले लोगों को डर है कोई अनहोनी भी हो सकती है। महज 4 साल पहले लोगों को पोजीशन मिला था और 4 साल में इस इमारत की क्या स्थिति है आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। फिलहाल मैं विंटर हिल जो ये सोसाइटी है इसके पीछे के इलाके में मौजूद हूँ मैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक बड़ा गड्ढा हो चुका है। ज़मीन जो नीचे की ज़मीन थी वो खिसक गई है। फिलहाल यहाँ पर रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। मिलिए विकास चिंतल से। विकास ने 3 साल पहले जब यहाँ करीब 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया था तब खुश और निश्चिंत थे, लेकिन बार बार खिसकती जमीन ने अब इनकी फिक्र बढ़ा दी है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पे पहले हुआ था A टावर के पास, फिर हुआ B और C के पास, अभी हुआ ये E और D के पास। अब ये फैलते फैलते आगे जा रहा है। अब देखिए G और H के पास, वहाँ पे भी थोड़ी सी हुई है। अब जरा विंटर हिल सोसाइटी की बेसमेंट में चलिए। गाड़ियां पार्क होने की बात तो भूल जाइए, यहाँ पैदल चलना भी परेशान कर सकता है। बिल्डर ने लोगों को सपने बेचे, कीमत करोड़ों की थी, लेकिन आज जो हालात हैं वो देखकर दिल दुखता है। इसलिए क्योंकि जिस बेसमेंट में मौजूद हूँ वहाँ की तस्वीर देखिए। बारिश हुई और नतीजा ये निकला कि बेसमेंट में इस वक्त पानी भरा हुआ है। पानी का रिसाव हो रहा है ज़मीन से, और जिसकी वजह से हर तरफ आपको मिट्टी दिखाई देगी। बेसमेंट में हमारे साथ पहुंचे लोगों ने कहा कि वो इस कदर निराश हैं कि ये जगह भी छोड़ सकते हैं। आज जो है सिचुएशन इतनी ख़राब है कि अब हमें दुख होता है, डिस्ट्रेस्ड है हम लोग। सोच रहे हैं कि हम ये बेच दें और यहाँ से निकल जाएं जैसे तैसे, क्योंकि यहाँ पे इवन पिलर्स जो हैं जो बेसमेंट 3 के हैं वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं कि हमें डर है कि कहीं बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर ना जाएं। जिस दौरान हम विंटर हिल सोसाइटी में पहुंचे, पता चला कि वहां के दफ्तर में एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी। वहां क्या हुआ ये बताने से पहले कुछ और अहम बातें जान लीजिए। दरअसल साल 2010 में
उप्पल हाउसिंग और इंडस कैपिटल ने मिलकर उमंग रियल टेक नाम से कंपनी बनाई। इसी कंपनी ने विंटर हिल्स नाम से सोसाइटी का निर्माण किया। पोजेशन 2014 में मिलना था, लेकिन बायर्स को उनका फ्लैट 2017-2018 में मिलना शुरू हुआ। इस बीच बिल्डर डिफॉल्टर हो गया और ये मामला NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चला गया। NCLT ने इस मामले में एक IRP यानी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति की, जिसकी जिम्मेदारी यह है कि वो सोसाइटी के लोगों की समस्या को दूर करे। सोसाइटी के संकट को लेकर यहाँ के दफ्तर में IRP और RWA के बीच बैठक हुई। हमने IRP मनीष गुप्ता से पूछा कि बिल्डिंग के नीचे की जमीन क्यों खिसक रही है और बेसमेंट में पानी कहां से आ रहा है। जो पानी की समस्या है वो 46 वर्षों में पहली बार इतनी घनघोर बारिश हुई है, पूरे दिल्ली पानी पानी हो गया। तो नतीजा ये रहा कि यहाँ का वाटर लेवल अप हो गया। वाटर लेवल अप हो गया तो लोअर बेसमेंट में, मिडिल बेसमेंट के नीचे लोअर बेसमेंट में पानी आ गया। IRP के साथ बिल्डर और बायर के प्रतिनिधियों की बातचीत के बाद बेसमेंट की समस्या को सुलझाने पर सहमति बन गई है। इसके अलावा सड़क धंसने की दिक्कत को दूर करने के लिए भी एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की सर्विस ली जा रही है। लेकिन भारी बरसात को दोषी ठहराना कहां तक उचित है? सोसाइटी के लोगों के लिए ये बात समझ से परे है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये समस्या जो पानी बढ़ने की लेवल की वजह से है या नहीं है ये तो एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन ये कहना कि इतनी बारिश की वजह से हुआ है बिल्कुल गलत है। क्योंकि समस्या बारिश के आने से पहले से ही है। जब ने हमने यहाँ से रहना स्टार्ट किया है, समस्या तब से ही है, तो बारिश को दोष देना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत होगा। सारी द्वारका की सोसाइटीज में होना चाहिए था ना, यहीं क्यों होना चाहिए? ये तो अभी रिसेंटली बिल्ड हुई है। इसको अभी जब 2018 में पोजीशन मिला तो 3-4 साल में तो नहीं गिरनी चाहिए। और द्वारका में तो कितनी सोसाइटी हैं, कम से कम सैकड़ों सोसाइटीज होंगी, तो वहाँ पे भी तो ऐसा होना चाहिए था ना। जब बारिश हुई है तो सभी के लिए हुई है, सिर्फ द्वारका में इसी सोसाइटी में तो नहीं हुई बारिश। इसी सोसाइटी में रहने वाले समीर सचदेवा से मिलिए। साल 2012 में एक अखबार में विज्ञापन देखने के बाद इन्होंने 1 करोड़ रुपए का 2 बेडरूम फ्लैट बुक कराया। सचदेवा परिवार इस फ्लैट को लकी मानता है, क्योंकि यहीं पर इनके बेटे का जन्म भी हुआ। लेकिन अब डर इतना ज्यादा है कि घर छोड़ने का भी ख्याल मन में आ जाता है। उस वक्त तो आंखों में आंसू ही आते हैं। अगर ऐसा विचार भी आए कि हमें घर छोड़ना है, अगर छोड़ना पड़ा तो हमारे सपनों का घर टूट जाएगा, हमारा एक सपना टूट जाएगा। आश्वासन दिया जा रहा है कि 3 से 4 महीने में बिल्डिंग का काम दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन डर के साए में जी रहे सोसाइटी के लोगों के लिए 3 से 4 घंटे भी इस वक्त पहाड़ नजर आ रहे हैं। और अब देखते हैं कुछ खबरें फटाफट। लखनऊ में GST काउंसिल की 45वीं बैठक में किए गए अहम फैसले। स्विगी, जोमेटो जैसी ऐप से खाना मंगाना हुआ महंगा। कोरोना से जुड़ी दवा, बायोडीजल पर टैक्स घटा। GST से सरकारों की लगातार बढ़ रही है कमाई। श्री श्री त्रिदंडी संत चिन्ना जीयर स्वामी जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना से की मुलाकात। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण का दिया न्योता। हैदराबाद में रामानुजाचार्य जी की सहस्त्राब्दी पर होगा प्रतिमा का अनावरण। 2 से 14 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। मुस्लिम महिला ने तलाक उल सुन्नत प्रथा को दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती। याचिका में तलाक उल सुन्नत की प्रथा को मनमानी शरिया विरोधी, असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी और बर्बर बताया। PIL के तौर पर होगी सुनवाई। हक्कानी है भाई, हक्कानी। लखनऊ वाले मेरे एक दोस्त किसी चीज को भौकाली बताने के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 15 अगस्त के बाद से उनके मुंह से यह शब्द सुना नहीं। हालात अब काफी बदल गए। जिस हक्कानी नेटवर्क से अपने ताल्लुकात छिपाने में पाकिस्तान लगा रहता था, अब खुलकर हिमायत में सामने आ गया है। और जो हुसैन हक्कानी पाकिस्तान के राजदूत बनकर विदेशों में उसकी पैरवी करते थे, वो पाकिस्तान को खबरदार करने में लगे हुए हैं कि खुश मत हो, तालिबान तुमको भी छोड़ेगा नहीं। ये पाकिस्तान का हक्कानी माहौल ही है कि न्यूजीलैंड की टीम हक्का बक्का होकर टॉस से पहले सीरीज छोड़कर चली गई। जिस क्रिकेट की वजह से इमरान बने, आज वही क्रिकेट उनके और पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस हुई। शायद इसीलिए कहते हैं क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर, या पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भाषा में
क्रिकेट बड़ी नामुराद गेम है, क्योंकि आतंकवादी तो उनके लिए कभी नामुराद हुए नहीं हैं? बाकी तो जो परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।